Hello future designers, are you a NID or UCD aspirants? If yes, then in this video I am going to decode something very fruitful for you. That is how to solve पार्ट बी क्वेश्चंस। जी हाँ, आपके एग्जाम में पार्ट बी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूसीड की तो उसमें दो क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में आपके एप्टीट्यूड हो जाएंगे और ड्राइंग जो है पार्ट बी में उसमें ड्राइंग का एक क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन आपका डिज़ाइन का आएगा। तो अक्सर हम स्केच तो कर लेते हैं, हम ये भी बोलते हैं कि हमें आइडियाज़ आ रहे हैं, पर हम उनको दिखाएं कैसे कॉपी पे और क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करें। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पार्ट बी को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करो कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले बाय यूजिंग योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टेप से। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें बोला जाता है कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन में अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछा गया है कि आपको प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना है तो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। फॉर एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको एक पब्लिक पार्क को रीडिज़ाइन करना है ताकि वो लोगों के लिए बेटर यूज़ हो जाए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ आ जाएंगे तो ये गलत होगा। मतलब हम वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर प्लांट ऐड कर दो, यहाँ पर नंबर ऑफ सीड्स ऐड कर दो। पर क्या हमने ये सोचा कि अगर हम पब्लिक पार्क को रीडिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज़र को प्रॉब्लम क्या आ रही है, इस बेसिक पॉइंटर्स को आइडेंटिफाई किया। पॉइंटर्स ये हो सकते हैं कि वहाँ पर फैसिलिटी की कमी है, क्या वो सबके लिए एसेसिबल है, या फिर वहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटी चाहिए होगी यूज़र्स को वो अवेलेबल है या नहीं। राइट, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हुआ, उसके बाद जाकर आप एक करेक्ट सॉल्यूशन तक आ सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज टू ऑलवेज रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। जैसे एनआईडी और यूसीड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन बेस्ड, डिज़ाइन बेस्ड नहीं होते बल्कि विजुअल बेस्ड भी होते हैं। मीन्स आपको एक फोटोग्राफ दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इस विजुअल में जो भी प्रॉब्लम्स दिख रही है उसको आप आइडेंटिफाई करें, लिखें और स्केच भी करें। तो अगर आपको विजुअल बेस्ड प्रॉब्लम दी है तो आप सबसे पहले फोटोग्राफ पर स्टिक रहें, उसमें जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही है उनको आइडेंटिफाई करें। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि आप अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं प्रॉब्लम जो आप अपने एक्सपीरियंस से मेंशन करना चाहते हो, राइट, तो आप उसमें अपने एक्सपीरियंस से जो आपने प्रॉब्लम फेस करी हो तो ही मेंशन करें। दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2। स्टेप 2 कहता है ब्रेक द प्रॉब्लम्स। अब ऐसे क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि हमें 10 प्रॉब्लम लिखने को बोल दिया जाता है, कभी कभी तो 12 भी बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम कैसे इतनी प्रॉब्लम्स के साथ आइडेंटिफाई करें? हम 5, 6, 7 पे ही स्टिक रह जाते हैं और 10 तक नहीं पहुँच पाते। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है कि आप प्रॉब्लम्स को ब्रेक कर लें। कैसे? मान लीजिए अगर आपको दिया गया है एक विजुअल जिसमें बोला गया है कि ये एक ओवर क्राउडेड कैंटीन है और यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और उस हिसाब से फिर इसको रीडिज़ाइन कीजिए। तो आपको प्रॉब्लम्स को कैसे ब्रेक करना है? सबसे पहले आपको उस विजुअल में जो भी बेसिक एस्पेक्ट्स दिख रहा है, जैसे ओवर क्राउडेड है तो लिमिटेड सीट है, जैसे वो एरिया जो है वो कितना क्राउडेड है, या फिर उस एरिया में अवेलेबल नंबर ऑफ सीट्स क्या क्या हैं, राइट, एसेसिबल है, हर तरीके के यूज़र्स आएंगे तो क्या वो सबके लिए एसेसिबल है। ये सारी चीज़ों को पॉइंटर्स वाइज लिख लीजिए, राइट, तब जाकर आप उसको मल्टीपल तरीके से ब्रेक कर सकते हैं और n नंबर ऑफ प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं। इंस्पाइट की डायरेक्टली जंप कर दिया विजुअल पे और जो भी हमें समझ में आ रहा है उसको लिखना शुरू कर दिया, नहीं। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, हर एक पॉइंटर्स को ब्रेक कीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, जो डिज़ाइन थिंकिंग का एक अहम प्रोसेस, एक अहम स्टेज है। नेक्स्ट स्टेप है थिंक फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक स्टिक रीडिज़ाइन करनी है एल्डरली पीपल के लिए, तो वहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि आपका टारगेट यूज़र है एल्डरली पीपल। वहाँ पर आपको ब्रेक डाउन करना होगा अपने टारगेट यूज़र को ध्यान में रखकर सारी प्रॉब्लम्स को, कि जो ट्रेडिशनल स्टिक है उनमें क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट, ना कि उसको नॉर्मलाइज टारगेट यूज़र के हिसाब से आप सोचेंगे। सेकेंड, अगर आपको बोला गया है कि आपको एक किट डिज़ाइन करनी है एक 6 से 12 साल के बच्चे के लिए, तो आपको पहले 6 से 12 साल के बच्चे से एम्पथाइज करना होगा, राइट, जो कि हमारा डिज़ाइन थिंकिंग का सबसे पहला स्टेज है, एम्पथाइज, टू थिंक फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव, राइट। और फिर जाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग में मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट कीजिए।
हम क्या करते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे दिमाग में सबसे पहला आइडिया आता है हम उसी पे सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसीलिए है ताकि आप अनयूजुअल आइडियाज़ के साथ आ सके, यूजुअल ऑर्डिनरी नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप है विजुअलाइज एंड स्केच। मान लीजिए अगर क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा गया है कि आपको एलिफेंट बनाना है, और अगर आपके दिमाग में माउस के लिए आइडियाज़ आ रहे हैं और आप माउस बनाकर आ गए, तो आपको मार्क्स किसके लिए मिलेंगे, एलिफेंट या माउस? ऑफ कोर्स माउस, क्योंकि आपने एलिफेंट तो बनाया ही नहीं है। जो हम सोच रहे हैं हमें उसी को पेपर पे दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे कि एल्डरली पीपल के लिए अगर मुझे स्टिक को रीडिज़ाइन करनी है, वो आइडिया आ रहा है, पर अगर मुझे वो आइडियाज़ मैंने पेपर तक नहीं दिखाए और बस मेरे ये सोचकर कि मेरे पास टाइम कम है और मैंने बस एक मेन व्यू बनाकर छोड़ दिया, राइट, तो वहाँ पर अप्रोच गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसमें यूज़र का डायरेक्ट इंट्रैक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको प्रोडक्ट को मल्टीपल व्यूज़ में दिखाना पड़ेगा। आपको ह्यूमन फिगर भी बनाना पड़ेगा और वो स्टिक भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ स्टिक बना देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो कितना फीजिबल है यूज़र के लिए ये तो बताया ही नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट हो सकता है स्केचेस के। तो ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट का मल्टीपल व्यूज़ बनाएं, आप अपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट इंट्रैक्शन अगर यूज़र के साथ है तो वहाँ पर यूज़र के साथ इंट्रैक्शन दिखाएं। So guys, this was all about the tips that can help you to solve part B in a better and a fruitful way, so you can gain maximum marks. आपको अगर ऐसे ही नॉन अकेडमिक और एकेडमिक वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे नॉन अकेडमिक और एकेडमिक वीडियो मिल जाएंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।